हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। तो रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है? तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब बायोलॉजिकल भी है और केमिकल भी है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है। वहीं पर अगर हम कंबशन की बात करें, कंबशन प्योरली एक केमिकल प्रोसेस है जो कि नॉन सेलुलर या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है या नॉन लिविंग थिंग्स में देखा जाता है। देन रेस्पिरेशन, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो एनर्जी, रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। और कंबशन की बात करें तो कंबशन में एटीपी नहीं बनती है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन कंबशन में एक ही बार में, एक ही स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है। देन रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने देखा है कि कैसे स्टेप्स आते हैं, राइट। सो देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स और इंटरमीडिएट्स बनते हैं इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। बट अगर हम कंबशन की बात करें तो हमने ऐसे कोई भी स्टेप्स नहीं देखे हैं कंबशन में। देन कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो रेस्पिरेशन में कोई बहुत हाई टेम्परेचर नहीं होता है, वो जनरली बॉडी टेम्परेचर पे सब कुछ, सारी चीजें ऑटोमेटिकली चल रही होती हैं, राइट। लेकिन कंबशन के केस में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। नेक्स्ट कम्स इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में क्या फर्क है? तो बहुत ही सिंपल सा फर्क है। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है जहां पर ग्लूकोज ब्रेक होता है इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, राइट। क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करें तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस रहा इनकी अकरेंस पे, कौन सी जगह पर ये होती हैं। देन कम्स ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जब हमने पढ़ा था तो ऐसे यहाँ पर ग्लूकोज था और ग्लूकोज से नंबर ऑफ बीच बीच में ऑलमोस्ट 10 स्टेप्स आते हैं एंड देन इट मेक्स पायरुवेट, राइट। और वहीं पर जब हम क्रेब साइकिल पढ़ते हैं तो यहाँ पर पायरुवेट के आगे एसिटाइल कोई बनता है और फिर ये एक साइक्लिक फॉर्म में ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, जहां पर बीच में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। सो दिस इज अ लीनियर पाथवे एंड क्रेब साइकिल इज अ साइक्लिक प्रोसेस। देन कम्स द ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस को अगर हम देखें तो ग्लाइकोलिसिस ना चाहे एरोबिक कंडीशन हो चाहे एनारोबिक कंडीशन हो, तो ये दोनों कंडीशंस में ही हो जाता है। तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में हमें कहीं पर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्रेब साइकिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एरोबिक कंडीशंस में ही देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट कम्स इज ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, हमारे पास एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, दैट इज द ग्लूकोज। वो ऑलमोस्ट 10 स्टेप्स में जाके वो ब्रेक होता है, 10 स्टेप्स में इंटरमीडिएट्स बनते जाते हैं और फाइनली वो ब्रेक हो जाता है इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, ईच मॉलिक्यूल हैविंग 3 कार्बन। तो 6 था और अब 6 कार्बन एटम था, उसने दो मॉलिक्यूल्स दिए, दोज वर 3 कार्बन कंपाउंड्स, करेक्ट। देन कम्स क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल जो है इट ब्रेक्स डाउन पायरुवेट कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर। वहीं पर अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। तो हमने कुछ स्टेप्स देखे हैं, हम उनको रिवाइज भी करेंगे फर्दर क्वेश्चंस में। तो वहां पर ना एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, लेकिन क्रेब साइकिल में कहीं पर भी एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज नहीं होते हैं, बस एनर्जी रिलीज होती है। समटाइम्स इन
NADPH form, sometimes in ATP form, right? तो basically glycolysis requires 2 ATP molecules. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर हमने 3 पायरुवेट में कन्वर्ट करना है, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में अगर ब्रेक करना है, तो उस पूरे प्रोसेस में हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए, लेकिन क्रैब साइकिल में हमें ATP मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप ये जो डिफरेंस है ये आपको समझ आया होगा। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में क्या फर्क है? तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो सेल्स के अंदर होता है। फर्मेंटेशन की बात करें तो इट इज बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, मतलब सेल्स के अंदर भी होगा और सेल्स के बाहर भी हो सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम देखें तो इसमें, क्योंकि दिस इज एरोबिक, सो ऑक्सीजन इज कंप्लीटली नेसेसरी, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। फर्मेंटेशन इट हैपेंस अंडर एनारोबिक कंडीशंस, तो इस केस में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट। देन कम्स द थर्ड डिफरेंस, दैट इज रेस्पिरेटरी रिएक्टेंट। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में देखें तो जो हमारा रिएक्टेंट है ना वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है उसकी। लेकिन अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें तो इसमें रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन को देखें तो इसमें बेसिकली हमारे पास ना 3 स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल और ETC, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वहीं पर अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें तो फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलिसिस तो होता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज पायरुवेट, उसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, जैसा कि हमने थर्ड डिफरेंस में पढ़ा था। ठीक है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। Question number 2. Question number 2 says what are respiratory substrates? Name the most common respiratory substrate. तो respiratory substrates क्या होते हैं? Respiratory substrates होते हैं organic substances जो कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीडाइज होते हैं और उनके ऑक्सीडेशन से रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी, ठीक है। सो दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू लिबरेट एनर्जी इनसाइड द लिविंग सेल्स। जैसे कि अगर हम कॉमन सबस्ट्रेट्स की, कॉमन एग्जांपल्स की बात करें, सो दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर? तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है गिव अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज विच इज 6 कार्बन कंपाउंड to pyruvate which is a how much 3 कार्बन कंपाउंड, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, इट हैपेंस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और ये वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो पूरा प्रोसेस है फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, इट टेक्स प्लेस इन 10 स्टेप्स। तो बेसिकली 10 सीरीज ऑफ 10 स्टेप्स होते हैं जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं वो क्या होते हैं। एक और चीज हमने पढ़ी थी, डिफरेंसेस में भी पढ़ी है, कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हमें ATP मॉलिक्यूल्स यूज भी होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें ना, इस पूरे स्टेप को, तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस प्रोसेस है ना, यू कैन से द फर्स्ट 5 रिएक्शंस ऑफ दिस प्रोसेस, सो दे आर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस, क्योंकि वहां पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? कंज्यूम हो रहे हैं। और वहीं पर अगर हम सेकेंड हाफ ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो वहां पर जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दैट इज एनर्जी गिविंग रिएक्शंस, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले है हमारे पास ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है इसकी होती है फॉस्फोराइलेशन। क्या होती है? फॉस्फोराइलेशन, राइट। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन है ना, बेसिकली फॉस्फोराइलेशन क्या हुआ? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो जो भी हमारा कंपाउंड है ना उसमें फॉस्फेट ऐड होनी है। तो बेसिकली यहाँ पर अब ये जो फॉस्फेट है वो कहाँ से आएगी? वो आएगी ATP से। तो यहाँ पर एक ATP मॉलिक्यूल जो है वो अपना एक फॉस्फोरस छोड़ देता है, ठीक है, और खुद ADP में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर ये जो
फॉस्फेट हमारे पास बचता है, ये इस ग्लूकोज के साथ मिलकर हमें दे देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगेन दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड ओनली। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ जो बदला है वो क्या बदला है, यहाँ पर बदला है जस्ट एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन, तो एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक है। तो 6 कार्बन कंपाउंड था, सेकंड स्टेप में भी हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं यूज हो रही है, यहाँ पर बस आइसोमराइजेशन होगा। बेसिकली होगा क्या कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये अंदर ही अंदर जो एटम्स है ना वो खुद को रीअरेंज कर लेंगे और ये बना देंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट। अगेन फ्रक्टोज इज व्हाट, अ 6 कार्बन कंपाउंड, तो ये भी हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड ही रहेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अब इस स्टेप के बाद फिर से क्या हो रही है, फॉस्फोराइलेशन। कैसे हो रही है फॉस्फोराइलेशन, तो फॉस्फोराइलेशन हो रही है जब एक एटीपी मॉलिक्यूल फिर से अपना एक फॉस्फेट देकर एडीपी बना रहा है, और ये जो फॉस्फेट है वो इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो बिस फॉर 2 फॉस्फेट्स, राइट। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये यहाँ पर हो गया, ठीक है, हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये ब्रेक हो जाएगा इनटू 2, ठीक है। तो एक जो हमारे पास बनेगा वो होगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको ट्रायोज फॉस्फेट भी हम बोल सकते हैं, और दूसरा होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विच इज अगेन अ ट्रायोज फॉस्फेट। मतलब ये बेसिकली इनके जो अंदर एटम्स है ना उनमें अपना ही रीअरेंजमेंट चल रहा है। तो हर थोड़ी देर में ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है इट चेंजेस टू ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और आगे के फर्दर सारे रिएक्शंस होते हैं जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ हमारा ग्लाइकोलिसिस है। तो अगर आप इन स्टेप्स में देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली हुआ क्लीवेज, राइट। सो व्हाट हैपेंड, क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पर ये ब्रेक हो गया 2 में, विच बोथ ऑफ देम विल बी 3 कार्बन कंपाउंड एंड दे आर आइसोमर्स, वो आइसोमर्स हैं। अब ये इंटरचेंज होते रहते हैं, ये जो रिएक्शन है ना ये आपको ये बता रहा है कि ये कभी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कभी दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो हम फर्दर जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उसका फर्दर कन्वर्जन कैसे होता है। तो अगर हम इसके फर्दर कन्वर्जन की बात करते हैं तो इसमें अब क्या होगा, अब यूज होगा यहाँ पर NAD पॉजिटिव होगा जिसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड इट विल बी NADH प्लस H पॉजिटिव आयन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो अगर हम इस पूरे रिएक्शन में देखें ना, इन 5 स्टेप्स में देखें तो यहाँ पर ना सिर्फ एनर्जी ही यूज होती जा रही है, कहीं पर भी हमें एनर्जी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो हम इस पोर्शन, द फर्स्ट हाफ ऑफ द ग्लाइकोलिसिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शंस, ठीक है। तो अब इसका सेकेंड हाफ देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस का। अब अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ द रिएक्शंस में आओ तो हमारे पास क्या हुआ था, क्लीवेज हुआ था, और क्लीवेज के बाद हमारे पास आए थे ट्रायोज फॉस्फेट, राइट। तो एक था ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। तो वो यहाँ पर था, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हमारे पास बना था। अब ये जो हमारा कंपाउंड है विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है इसमें फर्दर क्या होगा, इसमें होगी यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप बता भी रहा होगा, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सो इट विल बी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा हमारे पास, एंड दिस इज ट्रायोज, ठीक है, दिस इज ट्रायोज फॉस्फेट। अब यहाँ पर इंटू 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि वो जब ब्रेक हुआ ना उसने 2-3 कार्बन कंपाउंड बनाए, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, तो एक जो है वो भी ये सीरीज ऑफ स्टेप्स करेगा और पायरुवेट बनाएगा, और दूसरा जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी वही सीरीज ऑफ स्टेप्स करेगा और वो क्या बना देगा, वो भी पायरुवेट ही बनाएगा, ठीक है। बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट में, सॉरी ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और फर्दर वो भी वही स्टेप्स करेगा। तो इस स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर फिर से हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड बना। अब
इसके बाद जो स्टेप आता है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर एक जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है ना, वो हम बलिदान हो जाता है और वहाँ पर ADP इसको पिक करता है एंड इट फॉर्म्स 1 ATP मॉलिक्यूल। तो बेसिकली ये दो बन रहे हैं, अगर हम दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलें, जो क्लीव्ड हमारे पास मॉलिक्यूल्स आए थे, तो यहाँ पर 2 ATP बन गए, करेक्ट। वहीं पर अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये फर्दर बना देगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनाएगा ये? 2 फॉस्फोग्लिसरेट विच इज अगेन अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इससे फर्दर स्टेप में यहाँ पर हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, दैट इज रिमूवल ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको हम PEP भी लिखते हैं, और ये भी हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है। और फाइनली यहाँ पर फिर से एक फॉस्फोरस लिबरेट होगा, और वो जब फॉस्फोरस निकलेगा उसको लेगा हमारा कौन? ADP, और ADP हमारे पास फिर से बना देगा ATP, और अगेन ये भी होंगे into 2, राइट। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा हमारा पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एक छोटा सा टिप जो मैं इसके साथ आपको दे सकती हूँ ताकि आप कभी भी कोई भी स्टेप मिस ना करें और उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखें, वो है एक न्यूमोनिक। तो न्यूमोनिक कुछ ऐसा है कि गुडनेस ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फिल्ड इन ग्लास डेली बाय 2 or 3 पैकेट्स इन पॉकेट्स, राइट। तो आप, मुझे ना कुछ और मिला नहीं लास्ट में डालने का, तो आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। सो दिस इज माई ट्रिक, ओके। सो गुडनेस से G जो है इट गिव्स यू ग्लूकोज, ऑफ इज जस्ट अ फिलर, देन यहाँ पर जो ये पूरा ग्लूकोज है दैट इज बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट। सो ग्लूकोज 6 phosphate and is a filler, then fructose 6 phosphate is formed, then filled, this is fructose 1,6-bis phosphate in glass daily। तो basically what is happening, यहाँ पर हो रही है क्लीवेज fructose 1,6-bis phosphate की, और हमारे पास दो चीजें बन रही हैं, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये है ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइट, बाय, सो दिस इज bis phosphate, right? Then comes the next, that is this is 1,3-bis phosphate, and then comes the next, that is 3 phosphoglyceraldehyde, or is a filler to phosphoglyceric acid, right? तो 2 है 2 फॉस्फोग्लिसरेट या 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फाइनली हमारे पास आया फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इन इज अ फिलर एंड लास्ट P is for pyruvate. So this is our mnemonic. So next is the what are the main steps in aerobic respiration? Where does this take place? तो aerobic respiration के main steps क्या हैं और ये कहाँ पर होती है? तो अगर हम aerobic respiration की बात करें तो एक ऐसी respiration जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो इसके मेन स्टेप्स स्टार्ट होते हैं ग्लाइकोलिसिस से। सो ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। देन कम्स द क्रेब्स साइकिल, देन कम्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और लास्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अगर आप इसकी बात करें तो इसमें जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद ये जो पायरुवेट है ये एसिटाइल कोए की फॉर्म में कन्वर्ट होके ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं, तीनों स्टेप्स, ठीक है। तो सबसे पहले है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, मतलब एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो फ्लूइड है वहां पर। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है ऑक्सीजोम्स में इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये हैं हमारे 4 स्टेप्स, और ये भी हमने देख लिया कि कौन सा स्टेप कहाँ पर होता है। ग्लाइकोलिसिस होगा साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है वो मूव कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और बाकी सारे स्टेप्स वहीं पर होंगे। पहले माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा, फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऑक्सीजोम्स में होगा,
करेक्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ओवरऑल व्यू ऑफ क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल में क्या क्या होता है हमको वो बताना है। तो क्रैब साइकिल क्या होती है, वो साइकिल जहां पर पायरुवेट को which is the end product of glycolysis is picked up and it is converted into carbon dioxide and water और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और इस प्रोसेस में कहीं पर भी एटीपी का यूज नहीं होता है और दिस इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो बेसिकली दिस इज एन एरोबिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम बात करें हमारे ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट की जो कि है पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो ये एज सच माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को पास किया और ये अंदर चला गया। सो दिस प्रोसेस इज दिस compound is first converted into a 2 carbon compound which is acetyl CoA, acetyl coenzyme। तो इसको ना हम कुछ ऐसे भी लिख देते हैं acetyl CoA, राइट। सो दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम A, करेक्ट। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड है क्योंकि 2 कार्बन कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पर पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन हुई, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। व्हाट इज दिस डीकार्बोक्सिलेशन? इट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ और यहाँ पर एडिशन हुआ ऑफ कोएंजाइम ए का और NAD जो है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला स्टेप जो कि साइटोप्लाज्म में ही होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये जो एसिटाइल CoA है इट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्रैब साइकिल जहां पर ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है, एक स्टेप है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल के, मतलब ग्लाइकोलिसिस खत्म हुआ, क्रैब साइकिल के शुरू होने से पहले ये एक कन्वर्जन होता है। अब इस कन्वर्जन में एसिटाइल CoA बना, एसिटाइल CoA जो कि माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इसे मिलेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दैट इज OAA, ठीक है। OAA इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो जब ये दोनों मिलेंगे 2 कार्बन एंड 4 कार्बन तो ये एक चीज बनाएंगे दैट इज सिट्रिक एसिड विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। सो 2 + 4 = 6, राइट। और इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं और ये वो एसिड इसके नाम पर बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी गॉट और द फर्स्ट स्टेप में, मतलब OAA और कोएंजाइम A के मिलने पर जो हमारे पास पहला प्रोडक्ट आया है दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी के नाम पर जो दूसरा नाम है क्रैब साइकिल का वो है TCA साइकिल। कौन सी साइकिल? TCA साइकिल, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगी दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर भी NAD पॉजिटिव जो है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर अब एक कार्बन यहाँ से निकल गया तो अब हमारे पास एक 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा विच इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, क्लियर। इसके बाद फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एक और कार्बन निकल जाएगा, ठीक है। तो एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, सेम कन्वर्जन्स हुई। इस स्टेप में एक चीज होगी, इंटरमीडिएट्स बहुत सारे बनेंगे और वहीं पर GDP से GTP बनेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि कार्बोक्सिलेशन हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, कार्बन कम हो जाएगा, सो दिस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड विल बी कन्वर्टेड टू सक्सिनिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। अब हमें मिल गया ना 4 कार्बन कंपाउंड जो एसिटाइल CoA के साथ जाके मिलेगा। Now this succinic acid will further get converted into malic acid which is again a 4 carbon compound और यहाँ पर ये FAD को convert कर देगा FADH2 which again has some energy trapped within it। तो इससे भी हमें एनर्जी मिलेगी FADH2 से और GTP से भी हमें एनर्जी मिलेगी।
उसके बाद आता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड अगेन 4 कार्बन कंपाउंड, तो फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और यहाँ पर NAD पॉजिटिव जो है वो चेंज हो जाता है NADH प्लस H पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या क्या बना है। हमारे पास यहाँ पर बना है NADH, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन हुई, तो यहाँ पर भी थोड़ी एनर्जी बची है। तो कौन कौन सी जो चीजें हैं जो स्टेप्स में निकली हैं वो हमें एनर्जी देंगी, दैट इज NADH, ठीक है, FADH2 और GTP। GTP विल बी इक्वल टू, जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमें एक ATP मॉलिक्यूल मिलेगा। NADH की जब ऑक्सीडेशन होगी तो हमें 3 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और FADH2 की जब ऑक्सीडेशन होगी तो हमें मिलेंगे 2 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पर बीच बीच में चीजें निकल रही हैं, जैसे यहाँ पर NADH निकला, यहाँ पर NADH, यहाँ पर NADH, यहाँ पर FADH2, तो इन सब में एनर्जी है। जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो इनसे निकलेगी एनर्जी, तो उसको हमने मेजर किया है कि कितने ATP मॉलिक्यूल्स में। तो एक NADH हमें देता है 3 ATP मॉलिक्यूल्स, अप्रॉक्सीमेटली 3, ठीक है। एक FADH2 हमें देता है अप्रॉक्सीमेटली 2 ATP मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और एक GTP हमें देता है 1 ATP की एनर्जी। Clear? Next part is question number 6, that is explain ETS, that is electron transport system, और ETC, that is electron transport chain। तो ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और जितने भी हमारे FADH2 या NADH बनते हैं ड्यूरिंग क्रैब साइकिल, इन सब से एनर्जी लिबरेट करने का ये एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में और उससे लिबरेट होती है बहुत सारी एनर्जी। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे होती है। तो बेसिकली हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और वहीं पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इस प्रोसेस से जनरेट होती है बहुत सारी एनर्जी। तो अब इतना तो हमें समझ आ गया कि NADH डिहाइड्रोजिनेज जो कि है कॉम्प्लेक्स 1, उसके पास आए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब उसने वो ट्रांसफर कर दिया यूबिक्विनॉन को। यूबिक्विनॉन ने क्या किया, बाहर से कुछ H पॉजिटिव कुछ उससे वो रिड्यूस हुआ, ठीक है, और उसने बना दिया UQH2, राइट। अब जब ये बना तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, राइट। अब ये जो एनर्जी है, अब जितने भी H पॉजिटिव आयंस यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, NADH जो प्लस H पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो रहा है NAD पॉजिटिव में, तो बहुत सारे यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस हमें मैट्रिक्स में मिल रहे हैं। ये सारे के सारे H पॉजिटिव आयंस जो है ये इनको शिफ्ट कर, ये जो एनर्जी लिबरेट हुई है ये इनको शिफ्ट कर देती है। जैसे ये आप एरो देख रहे हो, आ रहे हैं ना एरो, जहां पर हमें पता चल रहा है कि 2H पॉजिटिव जो है या H पॉजिटिव आयंस जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ रहे हैं। तो ऐसे ये ट्रांसफर होते गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, रिमेंबर कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में होता है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि जब कॉम्प्लेक्स 2 होता है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, अब यहाँ पर भी एक चीज रिलीज हुई थी FADH2, राइट। तो ये जो FADH2 था ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये रिड्यूस हुआ FAD पॉजिटिव में और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए FES को, ठीक है, जो कि अगेन एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो हमारे इन कॉम्प्लेक्सेस को चाहिए, इन प्रोटीन पार्ट्स को चाहिए ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है, फ्लो जो है उसको बना सके। अब इसने भी क्या किया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन, एक और यूबिक्विनॉन था कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है, उसको दे दिया। इसने फिर से UQH2 बना दिया। अब फिर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई जिसकी हेल्प से और H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गए। अब इस UQH2 ने क्या किया, फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो साइटोक्रोम B को दे दिए। तो बेसिकली जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया था, सबने अपना इलेक्ट्रॉन देना है साइटोक्रोम B को। साइटोक्रोम B देगा FES को, FES देगा साइटोक्रोम C1 को, और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स 3 से पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 3 को हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं साइटोक्रोम C के थ्रू, जो कि हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है, उसके थ्रू ये आ जाएंगे हमारे कॉम्प्लेक्स 4 में, जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज,
फाइन। फाइनली ये आ जाएगा साइटोक्रोम ए में। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये कहाँ मूव होंगे, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे बाहर को, जहां पर हमें पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन है हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो वहां पर जाके ये ऐड हो जाएंगे, एनर्जी देंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से H पॉजिटिव आयन, 2 H पॉजिटिव आयन ये वाटर मॉलिक्यूल लेगा और ये बना देगा H2O। ठीक है, तो ये बना देगा बहुत सारा पानी और इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर, राइट। तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो सेल के अंदर वो मेटाबॉलिक वाटर बनता रहता है। तो इस तरह ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, एक के बाद एक को एनर्जी ट्रांसफर होती है, और फाइनली ये जितने भी NADH और FADH2 हैं जिनमें बहुत सारी एनर्जी है, उनसे रिलीज की जाती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। फाइनली हमारे पास यहाँ पर होता है लास्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 5, दैट इज ATP सिंथेज। तो इसके एक F0 और F1 दो सब यूनिट्स होते हैं, तो इसमें ADP जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बना देता है, ATP बना देता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लिबरेशन ऑफ एनर्जी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, जो कि फंसी हुई है किसमें, NADH और FADH2 में। Clear? तो I hope this question is clear to everyone. Question number 7. Question number 7 says distinguish between the following aerobic and anaerobic respiration. तो aerobic respiration क्या होती है और anaerobic respiration क्या होती है? तो एक ऐसी respiration जिसमें ऑक्सीजन required होती है उसको हम बोलते हैं aerobic respiration, और एक ऐसी respiration जो कि होती है in the absence of oxygen, that is anaerobic respiration. Then aerobic respiration की बात करें तो it involves the exchange of gases between ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। वहीं पर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को नहीं मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट कम्स इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है सबस्ट्रेट की, तो रिलीज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और वहीं पर अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह के एंड प्रोडक्ट्स देखने को मिले हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 सेज डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। तो इट अकर्स ड्यूरिंग एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। फर्मेंटेशन सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर होता है। ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड और पायरुवेट, और वहीं पर फर्मेंटेशन की बात करें तो एंड प्रोडक्ट होता है इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोलिसिस को अगर हम देखें तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस मतलब एक जो पूरा सीरीज ऑफ स्टेप्स है उसमें नेट ATP मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन है, दैट इज 2, राइट। तो वो हमने देखा था ना कि बेसिकली हो 4 रहे हैं, बट 4 में से ड्यूरिंग द प्रोसेस 2 कंज्यूम भी हो रहे हैं, तो हम नेट प्रोडक्शन जो लेते हैं वो लेते हैं जस्ट 2, ठीक है। फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी तरह का ATP प्रोडक्शन नहीं देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये मतलब क्रैब साइकिल की बात कर रहे हैं जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या फिर हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो अगर हम ग्लाइकोलिसिस को देखें तो ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में, सिट्रिक एसिड साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलिसिस एक लीनियर पाथवे है, वहीं पर सिट्रिक एसिड क्या है, वो एक साइक्लिक पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस जो है उसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इनटू पायरुवेट, और यहाँ पर एसिटाइल कोए जो है इट इज ब्रोकन डाउन कंप्लीटली, एंड द एंड प्रोडक्ट्स दैट वी नो ऑक्सीजन, सॉरी नॉट ऑक्सीजन बट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। वहीं पर अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ये एनारोबिक एरोबिक दोनों तरह की रेस्पिरेशन में होता है, लेकिन सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8,
What are the assumptions made during the calculation of net gain of ATP? तो जब हम नेट गेन की बात करते हैं कि एक हमारा पूरा प्रोसेस हुआ, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तो उसमें जो नेट गेन जब हम निकालते हैं ना एटीपी मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें हम कुछ एजम्पशंस करते हैं। तो वो एजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहली एजम्पशन ही यही है कि पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर क्रैब साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा गया है। तो हमने मान लिया है कि ये एक सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं। दूसरी चीज, NADP इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, enters into the mitochondria and then it undergoes oxidative phosphorylation। ये भी हमारी ही एक assumption है। थर्ड इज NADP जनरेटेड, जो NADP हमने पढ़ा है ना कि वो जनरेट हो रहा है, तो मैंने आपको क्रैब साइकिल के टाइम भी बताया था ना कि इट इज सपोज टू गिव अप्रोक्सीमेटली 3 ATP मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, ठीक है। तो हमने मान लिया है कि ये हमें 3 ATP मॉलिक्यूल्स देता है ड्यूरिंग इट्स ऑक्सीडेशन। वहीं पर FADH2 का हमने माना है कि ये हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स देता है। वहीं पर अगर हम ग्लूकोज को देखें तो हमने यही मान लिया है कि ग्लूकोज ही हमारा सबस्ट्रेट है, हम कोई और सबस्ट्रेट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स पढ़े थे तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं जो ऑक्सीडाइज होकर हमें एनर्जी दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही कॉमन सबस्ट्रेट्स में पढ़ा था, हमने उसमें प्रोटीन्स भी पढ़े थे, हमने उसमें फैट्स भी पढ़े थे, लेकिन हमने इस प्रोसेस को एक सीधा साधा समझने के लिए हमने मान लिया है कि ग्लूकोज इज द ओनली सबस्ट्रेट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 सेज डिस्कस द रेस्पिरेटरी पाथवे इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। तो सबसे पहली बात है कि एम्फीबॉलिक पाथवे होता क्या है? एक ऐसा पाथवे जिसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट किया जा रहा है और कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक कुछ बड़ा मॉलिक्यूल भी बनाया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म रिस्पेक्टिवली। तो कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म मतलब जॉइनिंग ऑफ some molecules to create a new substance, ठीक है। तो अगर हम कैटाबॉलिक की बात करें तो कुछ सबस्ट्रेट्स जो होते हैं उनको तोड़ा जाता है ताकि हम उनसे एनर्जी डराइव कर सके, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाता है ग्लूकोज के लिए, ठीक है, इनटू ग्लूकोज। फैट्स को ब्रेक किया जाता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के लिए। वहीं पर प्रोटीन्स को ब्रेक किया जाता है इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म्स, दैट इज अमाइनो एसिड्स। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं कब? जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, राइट। तो ये क्लास 10 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और अभी फर्दर चैप्टर आ रहा है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो उसमें भी आप पढ़ोगे कि ये तीनों चीजें फर्दर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं। वहीं पर एनाबॉलिक पाथवे भी होता है। कैसे होता है? जो हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं उनको बीच से ही विड्रॉ कर लिया जाता है और उससे नए सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे जब फैटी एसिड सिंथेसिस होती है वहां पर एसिटाइल कोए, वही एसिटाइल कोए जो पायरुवेट से बनता है और उसको एंटर करना होता है क्रैब साइकिल में, तो उसको ले लिया जाता है फैटी एसिड्स की सिंथेसिस के लिए। So I hope this question is clear. Next question is question number 10, that is define respiratory quotient, define RQ and what is its value for fats. So RQ होता है respiratory quotient. So what is this respiratory quotient? So basically it is the ratio of the volume of कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड, ठीक है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है जो इवॉल्व हुआ है to the volume of oxygen consumed, कब? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के टाइम पे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है। सो दैट इज द रेस्पिरेटरी क्वोशंट, दैट इज द RQ। तो इसमें व्हाट इज द वैल्यू फॉर फैट्स? तो फैट्स के लिए क्या वैल्यू होती है? तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट की जो फैट की वैल्यू होती है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो मतलब जब भी 1 से कम होगी तो आइदर वो फैट होगा और वो प्रोटीन होगा, करेक्ट। तो जैसे ये हमें दिया गया है एक, हमें इसकी क्या निकालनी है? हमें निकालना है इस
का आर क्यू की वैल्यू। तो जैसे हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, सो दिस इज ट्रायोलिन, ठीक है। तो अब हम इस रिएक्शन में देखेंगे आर क्यू की वैल्यू क्या है। तो व्हाट इज आर क्यू की वैल्यू? इट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व। तो यहाँ पर मैं सीधा आर क्यू लेके, कितना वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का जो इवॉल्व हुआ है, तो इट इज 5, से इट इज 5 एंड ऑक्सीजन दैट इज कंज्यूम्ड इज 80। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू सीधी सी बात है कि 1 से तो कम ही आने वाली है, राइट। सो फॉर फैट्स द वैल्यू ऑफ आर क्यू is less than 1. Now the question number 11. Question number 11 says what is oxidative phosphorylation? So oxidative phosphorylation क्या होता है? It is basically the conversion of ADP into ATP by electron transport system. ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ ADP to ATP by electron transport system is called oxidative phosphorylation. तो ये जो फॉस्फोराइलेशन है ये होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और वो भी होती है बाया एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। तो एटीपी सिंथेज एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, कुछ ऐसा हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां पर एटीपी की सिंथेसिस होती है। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन। तो ये जो स्टेप्स में एनर्जी रिलीज होती है ना रेस्पिरेशन में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो अब देखो, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें ना, तो रेस्पिरेशन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के जो अगर हम स्टेप्स देखें तो ग्लाइकोलिसिस आता है, फिर क्रैब साइकिल आता है, जो कि हमारी अजम्पशन है कि ऐसा ही होता है, सीक्वेंशियल मैनर में ही होता है। तो ग्लाइकोलिसिस है, क्रैब साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो एक मेन सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उसको हमने ग्लूकोज माना हुआ है। तो हमने माना कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटा तो वो ये तीनों चारों स्टेप्स में जाएगा और इससे एनर्जी रिलीज होगी। अब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, उसने पायरुवेट दिया, पायरुवेट से की डीकार्बोक्सिलेशन हुई, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एसिटाइल कोए था ये बन गया सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, दैट इज द क्रैब साइकिल। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स निकले, NADH निकला, FADH2 निकला। तो ये सारे के सारे फर्दर एंटर हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और वहां पर इनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाएगी। तो ये जो सारी एनर्जी निकल रही है ना, हमने देखा कि ये कहीं पर भी एक साथ नहीं निकली है। जैसे अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे थे तो सेकेंड हाफ में देखा हमने कि 2 मॉलिक्यूल्स नेट गेन ऑफ एटीपी की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल्स निकले हमारे एटीपी के, और फिर उसके बाद क्रैब साइकिल में आए, वहां पर NADH, FADH2, GTP इन सब की फॉर्म में थोड़ी एनर्जी निकलती रही। तो वो एक स्टेप में नहीं निकली, बहुत सारे स्टेप्स में निकली। तो ये बोला जाता है कि एक तो जो प्रोडक्ट होता है ना एक स्टेप का, वो दूसरे का सबस्ट्रेट बन जाता है, और दूसरा जब ये एनर्जी स्टेप्स में निकलती है तो इस एनर्जी का लूज होना इन द फॉर्म ऑफ हीट वो कम हो जाता है। तो ये एनर्जी धीरे धीरे निकलती है और धीरे धीरे ये सेव भी की जाती है हमारी बॉडी में, ताकि हम डे टू डे अपने फंक्शंस, लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। एनर्जी रिलीज्ड एट वंस माइट गेट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर एकदम एनर्जी निकलेगी तो हो सकता है कि वो एनर्जी हीट की फॉर्म में खत्म हो जाए। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो आपको हुए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर और उसके NCERT सॉल्यूशंस। तो टिल देन टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।